नाम है 18वीं सदी में भारत की स्थिति। ठीक है, 18वीं सदी में भारत की क्या स्थिति थी उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो 18वीं सदी की बात करेंगे। 1701 से शुरू होगा। ठीक है, मतलब 1700 ईस्वी से शुरू होगा और ये 1799 तक रहेगी। ठीक है, तो चलिए देखेंगे यहाँ पे 18वीं सदी में। ठीक है, 18वीं सदी में भारत का राजनीतिक विभाजन हुआ। क्या होता है? 18वीं सदी में आपको भारत का राजनीतिक विभाजन आपको देखने को सर आवाज नहीं आ रही है। अभी जा रही क्या? हमने बोला था 18वीं सदी में, ठीक है, भारत का राजनीतिक विभाजन शुरू होता है और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में। ठीक है, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में क्या था? मुगल साम्राज्य के विघटन प्रारंभ हो गया। ठीक है, और मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से भी हम लोग जानते थे। ठीक है, 18वीं सदी में भारत में, ठीक है, विभिन्न शक्तियों का उदय हुआ जिसमें राज्य विस्तार के लिए संघर्ष हुए। राजस्थान में राजपूत शासक, पंजाब में सिख, दक्षिण में हैदर अली तथा मराठे जो थे सक्रिय थे। ये नवीन राज्यों की नींव रखेंगे। ठीक है, तो बताएंगे राजस्थान में कौन है? राजपूत। पंजाब में सिख। ठीक है, दक्षिण में हैदर अली और मराठे मतलब क्या होते हैं? सक्रिय हुए। ठीक है, राजनीतिक विभक्तिकरण की इन परिस्थितियों में यूरोपीय राज्यों ने के निवासियों ने भी भारतीय राजनीतिक में हस्तक्षेप किया। ठीक है, अब यहाँ पे यूरोपीय शक्तियां जो भारत में जो आई थी व्यापार के उद्देश्य से आई थी, उनका भी भारतीय राज्यों के इन झगड़ों में क्या हो रहा है? हस्तक्षेप होगा। 18वीं सदी के समाप्त होने तक स्पष्ट होगा कि भारत की सत्ता के लिए मराठों के मुख्य प्रतिद्वंदी अंग्रेज थे, क्योंकि मराठे जो थे सबसे बड़ी शक्ति बनकर निकले और उनका सबसे बड़ा मतलब प्रतिद्वंदी कौन होंगे? मराठों का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन होंगे? तो अंग्रेज होंगे। सबसे पहले राज्य की बात करेंगे। सबसे पहले हम राजपूत राज्य के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, 18वीं सदी के मुख्य राजपूत राज्य मुगल सत्ता की बढ़ती कमजोरी का, ठीक है, फायदा उठाकर लगभग खुद को केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मुगल सत्ता क्या हो गया? कमजोर हो गया। जैसे ही देखा मुगल सत्ता कमजोर हुए, राजपूत राज्य ने अपने आप को केंद्रीय, ठीक है, नियंत्रण से अपने आप को खुद को क्या मुक्त कर लिया। जबकि एक ही समय शेष राजस्थान में अपना प्रभाव बढ़ा लिया। ठीक है, जबकि एक ही समय में शेष राजस्थान में अपना क्या किया? प्रभाव को बढ़ा लिया। ठीक है, राजपूताना राज्य पहले ही तरह विभाजित होते रहे। उनमें से बड़ा अपने कमजोर पड़ोसियों राजपूत और गैर राजपूत की कीमत पर विस्तारित हुए। ठीक है, इसमें से मतलब क्या थी? यूनिटी नहीं थी। राजपूत शासकों में सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? राजपूत राज्यों में सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? उनमें मतलब क्या थी? यूनिटी नहीं थी। ठीक है, एकता की भावना नहीं थी। ठीक है, वो अपने कमजोर पड़ोसियों पे क्या करते थे? हमला करते रहते थे। ठीक है, अधिकांश बड़े राजपूत राज्य लगातार झगड़े और गृह युद्ध में क्या होते थे? शामिल होते थे। इन राज्यों की आंतरिक राजनीति में अक्सर उसी प्रकार के भ्रष्टाचार, साजिश और विश्वासघात की विशेषता थी जैसा कि मुगल दरबार में प्रचलित है। इस प्रकार मरवार के अजीत सिंह को उसके बेटे ने मार डाला। ठीक है, इस प्रकार मरवार के अजीत सिंह को उसके बेटे ने ही मार डाला। ठीक है, 18वीं सदी के सबसे उत्कृष्ट राजा राजपूत आमेर के राजा जो थे, राजा जय सिंह थे। कौन थे? तो 18वीं शताब्दी के सबसे जो मतलब बढ़िया राजा की बात करेंगे, सबसे बड़े या फिर सबसे उत्कृष्ट राजा की बात करेंगे तो राजा सवाई जय सिंह थे। कहाँ के राजा थे? जयपुर के राजा थे। ठीक है, ये क्या थे? तो ये एक प्रतिष्ठित राजनेता थे, कानून निर्माता थे और सुधारक भी थे। ठीक है, लेकिन इन इन गुणों के अलावा वह विज्ञान में भी रुचि रखते थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो विज्ञान में भी रुचि रखते थे। उन्होंने जयपुर शहर की स्थापना की थी। ठीक है, जयपुर शहर की स्थापना किसने की? तो सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर शहर की स्थापना की थी। ठीक है, जिसने इसे विज्ञान और कला के एक महान क्षेत्र के रूप में बना दिया। जयपुर शहर एक योजनाबद्ध वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार बनाया गया था। ठीक है, किसने बनाया था? तो सवाई राजा जयसिंह ने बनाया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बात करें जयपुर की सड़कें चौड़ी और समकोण पे प्रतिच्छेदित होती थी। ध्यान में रखना है, जयपुर एक महान खगोल शास्त्री, जयसिंह की बात करेंगे तो एक महान खगोल शास्त्री भी थे। उन्होंने 5 जगह पे, ठीक है, उन्होंने 5 जगह पे वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। वो वेधशाला कहाँ कहाँ पे थे? जयपुर में है। ठीक है, दिल्ली, दिल्ली और जयपुर। ठीक है, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा। ठीक है, दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में, वाराणसी में और मथुरा में उन्होंने मतलब क्या किया था? उन्होंने वेधशालाओं की स्थापना की थी। ठीक है, मथुरा में अपने स्वयं को आविष्कार के साथ सटीक और उन्नत उपकरणों का, ठीक है,
ध्यान रखें, वेधशालाओं का निर्माण कराया। उनकी खगोलीय शोध उल्लेखनीय रूप से सटीक है। उनकी खगोलीय शोध को एक पुस्तक में तैयार किया गया है, ठीक है। उन्होंने तालिकाओं का एक सेट तैयार किया जिसका शीर्षक था जीज मुहम्मद शाही। इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। जीज मुहम्मद शाही की बात करेंगे तो मुख्यतः क्या था, खगोलीय शोध का मतलब पुस्तक था, जो कि मतलब तैयार किया गया था तो सवाई राजा जय सिंह के द्वारा, जिससे लोगों को खगोलीय अवलोकन करने में सक्षम बनाया जा सके, ठीक है। उन्होंने यूक्लिड के ज्यामितीय तत्व के त्रिकोणमिति पे कई कार्यों का अनुवाद संस्कृत में किया। नेपियर के निर्माण और लघु गणक के उपयोग पे भी मतलब उन्होंने काम किया, ठीक है। विद्वान थे ये। जय सिंह एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने राजसी राशि खर्चों को कम करने के लिए कानून लागू करने के लिए कोशिश की, जिससे राजपूतों ने अपने बेटियों के शादियों में, ठीक है, लगाना पड़ा, ठीक है, ध्यान रखो, जिससे राजपूतों को अपने बेटियों की शादियों में लगाना पड़ा। मतलब काफी खर्च वगैरह जो होता था, उन्होंने खर्च को मतलब क्या किया, कम करने के लिए मतलब एक कानून को भी लागू किया। जय सिंह ने 1699 से 1743 तक लगभग 44 वर्षों का शासन किया, ठीक है। तो जय सिंह का शासन कब से कब था, 1699 से लेके 1743 तक, ठीक है। कितने वर्षों तक शासन किया, 44 वर्षों तक शासन किया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, मतलब इनका शासन कितने वर्षों तक रहा, तो 44 वर्षों तक इनका शासन था, ठीक है। सन 1750 में भरतपुर के जाट शासक सूरजमल थे। उन्होंने राजा जय सिंह की भांति मुगल राजस्व प्रशासन में प्रवर्तित पद्धति को अपने क्षेत्र में लागू किया, ठीक है। तो भरतपुर के जाट शासक का नाम क्या था, सूरजमल थे, ठीक है। तो ये हो गया राजपूत शक्ति हो गया। अब देखेंगे सिख शक्ति का भी आपको उदय आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सिख संप्रदाय का प्रवर्तक और सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, गुरु नानक थे। इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1469 में जन्म हुआ था। याद रखिएगा, साल महत्वपूर्ण है, ठीक है। सिखों में कुल कितने गुरु हुए, तो सिखों में कुल 10 गुरु हुए। कितने गुरु हुए, सिखों में कुल कितने गुरु हुए, तो सिखों में कुल जाके आपको 10 गुरु हुए, ठीक है। पहले गुरु का नाम क्या था, गुरु नानक था। गुरु नानक के बाद है गुरु अंगद, जिनको लहना के नाम से भी हम लोग जानते हैं। उसके बाद आते गुरु अमरदास आते हैं, ठीक है, जो कि गुरु अंगद के, ठीक है, दामाद थे, आई थिंक। अमरदास नहीं, अमरदास के दामाद रामदास थे, सॉरी, ठीक है। अमरदास आते, अमरदास के रामदास। रामदास के बाद आएंगे अर्जुन देव। अर्जुन देव के बाद हरगोविंद आएंगे। हरगोविंद के बाद आएंगे हर राय आएंगे। हर राय के बाद तेग बहादुर। और अंतिम जो आएंगे कौन आएंगे, गुरु गोविंद सिंह जो थे, वो आपके अंतिम और 10वें गुरु हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करें भाई लहना। भाई लहना जो थे सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद के नाम से सिखों के दूसरे गुरु बने, ठीक है। तो भाई लहना जो कि मतलब क्या इनका नाम, गुरु नानक के प्रिय शिष्य थे, उनका नाम लहना था। वही गुरु अंगद के नाम से दूसरे गुरु बने, ठीक है। वो जब गुरु बने तो उन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार भी किया। इसीलिए गुरुमुखी लिपि का जन्मदाता किसे जानते हैं, तो गुरु अंगद को जानते हैं, ठीक है। अब हमारे चौथे गुरु की बात करें, गुरु रामदास। गुरु रामदास के समय मुगल बादशाह अकबर ने 500 बीघा भूमि दान में दी, जिससे एक, ठीक है, प्राकृतिक तालाब का निर्माण हुआ, ठीक है। बीबी भानी को मुख्यतः दान दिया गया था, ठीक है। क्या नाम था, उनकी पत्नी थी बीबी भानी। बीबी भानी को अकबर द्वारा प्रदान की गई भूमि पर मतलब क्या हुआ, उसी पे मतलब क्या बनता है, तो अमृतसर बनता है। क्या बनता है उसी पे, तो उसी पे मतलब बनता है अमृतसर शहर, ठीक है। अब चलेंगे सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया, ठीक है। तो आदि ग्रंथ का संकलन करने का श्रेय किसे जाता है, तो गुरु अर्जुन देव को जाता है। गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी गई थी जहांगीर के द्वारा, ठीक है। गुरु अमरदास ने धार्मिक संप्रदाय का 22 मंजियों अथवा भागों में बांट दिया, ठीक है। गुरु अमरदास ने धार्मिक संप्रदाय को 22 मंजियों अथवा भागों में बांट दिया। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर तालाब के मध्य हरमिंदर साहिब का निर्माण करवाया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो गुरु अर्जुन दाब ने ही मतलब क्या किया था, गुरु अर्जुन देव ने ही अमृतसर के तालाब के मध्य जो हरमिंदर साहिब है, जिसको गोल्डन टेम्पल तो बाद में नाम पड़ा, पहले हरमिंदर साहिब था, फिर गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं। तो उसका निर्माण किसने करवाया, तो गुरु अर्जुन देव ने करवाया, ठीक है। गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है, 2 शहर भी बसाए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसका नाम था तरन, क्या लिखा है, तरन तारण और करतारपुर, ठीक है। करतारपुर में आकर नगर बसाया। अब मनसद प्रथा चलाई, ठीक है। तो गुरु अर्जुन देव ने कौन सी प्रथा चलाई थी, तो मनसद प्रथा चलाई थी, ठीक है। 2 शहर बसाए जिसका नाम करतारपुर, ठीक है। करतारपुर साहिब के नाम से हम लोग जानते हैं, जहां पे अंतिम समय बीता था गुरु नानक जी का, उसको शहर के रूप में परिवर्तित किसने किया, गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है। साथ में तरन तारनपुर शहर किसने बसाया, तरन तारण, तो वही गुरु अर्जुन देव। सिख धर्म के आदि ग्रंथ तथा गुरु ग्रंथ साहिब के सिखों के 6 गुरु, ठीक है। तो सिखों के 6 गुरु, अनेक हिंदू भक्तों
तो अनेक हिंदू भक्तियों तथा कबीर, बाबा फरीद, नामदेव, रैदास आदि की रचनाएं व उपदेश समाहित है। ठीक है। तो गुरु ग्रंथ साहिब का निर्माण किसने करवाया था? अर्जुन देव ने। बिल्कुल। तो सिख संप्रदाय के आदि ग्रंथ, ठीक है, आदि ग्रंथ अथवा ध्यान में रखेंगे गुरु ग्रंथ साहिब के सिखों के 6 गुरुओं के, सिख के 6 गुरु, ठीक है, छठे गुरु तक अनेक हिंदू भक्तों के तथा कबीर के, बाबा फरीद के, ठीक है, नामदेव के, रैदास आदि की रचनाएं इसमें देखने को मिलता है। अब गुरु सिखों के 10वें गुरु की बात करेंगे। 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह थे। तो गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक नए सैनिक संप्रदाय खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया। ठीक है। तो सिखों को खालसा पंथ में परिवर्तित करने का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, किसे जाता है? तो ध्यान में रखेंगे किसे जाएगा? तो ध्यान में रखेंगे किसे जाएगा? तो आपको ध्यान में रखना है गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। और इन्होंने ये काम कब किया था? तो 1699 में किया था। कब किया था? 1699 इसमें बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में किया। रविशंकर जी माइक बहुत इको कर रहा है। ठीक है। कब किया था? तो ध्यान में रखेंगे 1699 में बैसाखी के दिन का आनंदपुर साहिब में किया था। ठीक है। प्रत्येक सिख अपने नाम के आगे क्या लगा? सिंह लगाने के लिए कहा। प्रत्येक को कच्छ, कंघा, कृपान, कच्छ और कृपान रखने का आदेश भी दिया गया। ठीक है। महिला अपने नाम के आगे कौर लगाएगी। ठीक है। रंजीत सिंह का जन्म की बात करेंगे 13 नवंबर 1780 को शुक्र कचिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ। ठीक है। पिताजी का नाम क्या था? ठीक है, यही आगे चल के एक सिंह संप्रदाय की नींव रखेंगे। ठीक है, सिख साम्राज्य की नींव रखेंगे। इनका नाम था रंजीत सिंह था। ठीक है। ध्यान में रखेंगे किस मिसल के थे? तो सुरचकिया मिसल के थे। ठीक है। पिताजी का नाम क्या था? महासिंह। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में मतलब बात करेंगे 25 अप्रैल 1809 को कौन सी संधि होती है? तो अमृतसर की संधि होती है। कौन सी संधि होती है 1809 में? 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि। अंग्रेजों की तरफ से अमृतसर की संधि पर साइन करने वाला अधिकारी का नाम था चार्ल्स मेटकॉफ। क्या नाम था? मेटकॉफ। क्या नाम था उसका? मेटकॉफ था। ठीक है। रंजीत सिंह ने 1818 में मुल्तान, 1891 में कश्मीर, 1834 में पेशावर को जीत लिया। 3 चीजों को जीता था, ध्यान रखे। कश्मीर को भी जीता था। 1818 में मुल्तान को जीता। ये गलत लिखा हुआ, 1819 होगा। ठीक है। 1819 में कश्मीर को, 1834 में पेशावर को जीत लिया था। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। ठीक है। और 1799 में रंजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पे अधिकार कर लिया और उससे अपनी राजधानी मतलब क्या की? बना ली। ठीक है। रंजीत सिंह ने 1805 में अमृतसर को भी भंगी मिसल से मतलब क्या किया? छीन लिया। अमृतसर को भी छीना था। ये पूछा जाता किससे छीना था? ठीक है। तो भंगी मिसल से अमृतसर को छीना था। अमृतसर की दो राजधानी, सॉरी, रंजीत सिंह की दो राजधानी थी। एक इनकी धार्मिक राजधानी जो थी अमृतसर थी, और वैसे इनकी राजधानी कहाँ पे था? लाहौर था। कहाँ था इनकी राजधानी? लाहौर था। ठीक है, प्रशासनिक। ठीक है। लेकिन धार्मिक राजधानी कहाँ थी इनकी? तो धार्मिक राजधानी इनकी कहाँ पे थी? तो अमृतसर थी। 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा। इसके अफीम खाने की आदत है। ठीक है। तो उसका खड़क सिंह जो था सिंहासन पर बैठा, जो कि मतलब किनके थे? तो इनके पुत्र थे। इनको अफीम खाने की आदत है। ठीक है। चलेंगे चिलियावाला का युद्ध, बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध है। 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेवा का नेतृत्व, ठीक है, गाडगफ ने किया। ठीक है। गफ, जनरल गफ कहते हैं इसको। ठीक है। तथा सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ा, जिसका कोई परिणाम नहीं हुआ। ठीक है। तो यहाँ पर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व गफ कर रहे थे चिड़ियावाला के युद्ध में। ठीक है। सिख सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? कौन कर रहे? शेर सिंह कर रहे थे। ठीक है। कब हुआ था? 13 जनवरी 1849 में चिलियावाला का युद्ध हुआ था। युद्ध कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, चिलियावाला का युद्ध कब हुआ? तो ये सिख साम्राज्य और ब्रिटिश एम्पायर के बीच में हुआ था, 49 में हुआ था। ठीक है। ध्यान में कब हुआ था? 49 में। ठीक है। 1839 में मृत्यु हुई। ठीक है। 10 वर्षों के बाद ही मतलब सिख साम्राज्य मतलब क्या होता? पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। राजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से लेकर 1849 तक मतलब शासन किया। ठीक है। दलीप सिंह कब से कब तक शासन किया? 1843 से लेकर 1849 तक शासन किया। ठीक है। दिलीप सिंह सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लिया, जिसका निधन 1893 में कहाँ पे हो गया? पेरिस में इनका निधन हो गया। कहाँ पे इनका निधन होगा? पेरिस में। ठीक है। विवाह वगैरह भी पेरिस में ही वहीं पे ब्रिटेन में ही कर लिए थे, और ईसाई बन गए थे। कभी भारत उसके बाद वापस भी नहीं आए थे। 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का मतलब क्या कर लिया गया? विलय कर लिया गया। ठीक है। तो 1849 में ही पंजाब का विलय किया गया। किसके शासनकाल में पंजाब का विलय हुआ था? डलहौजी के शासनकाल में ही पंजाब का विलय हो जाता है। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। सर यहाँ पे लाहौर की संधि भी हुई थी क्या? हाँ हाँ, 2-3 को इसमें संधि भी होता है। ठीक है। इसमें नहीं दिया, वो आगे जब सिख एम्पायर पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, मॉडर्न हिस्ट्री में अच्छे से दिया होगा। ठीक है। चलिए। दोनों के बीच हुआ था कुछ समय में। हाँ हाँ, दोनों का भी इसमें टोटल 3 युद्ध हुआ था। ठीक है।
एक चिलिया वाला था, भैरव वाला हुआ था, चिलिया वाला था, भैरववाल था, एक और भी कोई युद्ध था, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में ऐसे से दिया होगा, अभी तक केवल हम लोग। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। आप देखेंगे मैसूर राज्य का उदय, ठीक है, माइक बंद कर लीजिए, ठीक है। मैसूर राज्य का उदय, ठीक है। मैसूर राज्य का उदय कैसे होगा? तो बडियार वंश के शासकों, ठीक है, बडियार वंश के शासकों तथा कांथीरावा कांथीरावा नरसा राजा तथा चिक्का देवराज के अंतर्गत मैसूर एक महत्वपूर्ण राज्य बनकर उभरा। मैसूर एक भूमि से जुड़ा राज्य था, इसलिए व्यापार पर भी निर्भर था। इनकी सैन्य आपूर्ति भारत में पूर्वी बंदरगाहों के तट तक आती थी, ठीक है। तो जिस समय मैसूर राज्य का उदय हुआ, ठीक है, उस समय वाडियार वंश के शासकों तथा कांथीरावा नरसा राजा तथा चिक्का देव राजा के अंतर्गत मैसूर एक महत्वपूर्ण राज्य बनकर उभरा। लेकिन मैसूर जिस समय बना उस समय वाडियार वंश का शासन था, ठीक है। और जब मैसूर से जब टीपू की जब हत्या हो जाएगी 1699 में, 1699 ही ना, ठीक है, तो उस समय भी आप देखेंगे, तो उस समय भी मतलब वाडियार वंश को फिर से स्थापित वहां पे कर दिया जाता है, ठीक है। विस्थापित मूल्य के जुझारू योद्धा हैदर अली ने एक शक्तिशाली ताकत प्राप्त करके वाडियार को शक्तिहीन करके शक्तिशाली, ठीक है, कलाले मंत्री परिवार को हटाकर सत्ता हासिल की, ठीक है। तो क्या करता, वाडियार को क्या कर देते, हटा देते वहां से। और यहाँ पे मतलब क्या, हैदर अली मतलब क्या करे, सत्ता प्राप्त करते हैं, ठीक है। हैदर अली की बात करेंगे तो हैदर अली क्या थे, तो हैदर अली पेशे से क्या थे, एक सैनिक थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? 1767 से लेकर 69 के बीच में। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे, ठीक है, 1767 से लेकर 1769 तक होता है। इसमें क्या करते, हैदर अली अपने तरफ से मराठा निजाम को मिला लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठा निजाम जो थे हैदर की तरफ से लड़े थे तथा मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा खुला, ठीक है। इसमें अंग्रेज पराजित हुए थे, ठीक है। आप चलेंगे 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पे आक्रमण किया। कर्नल बेली कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को हराकर अरकाट पे अधिकार कर लिया, ठीक है। तो 1780 में जब हैदर अली ने जब कर्नाटक पे हमला किया, तो उस समय ब्रिटिश नेतृत्व कौन था? तो ब्रिटिश नेतृत्व किसके पास था? तो कर्नल बेली के पास था, ठीक है। तो कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को हराकर, ठीक है, अरकाट पे अधिकार कर लिया, ठीक है। लेकिन 1781 में एक लड़ाई होगा, इसमें हैदर अली का सामना किससे? अंग्रेजी जनरल आहिरपुर से होगा। इसको पोट्रोनोवा के युद्ध के नाम से जानते हैं। किस युद्ध के नाम से जानते हैं? तो पोट्रोनोवा के युद्ध के नाम से जानते हैं। इसमें पता हैदर अली मतलब क्या होता है? पराजित होते हैं। तो आयरकुट ने हैदर अली को पराजित किया था, किस युद्ध में किया था? पोट्रोनोवा के युद्ध में किया था। पोट्रोनोवा का युद्ध कब होगा? तो 1781 में, ठीक है, जिसमें पोट्रोनोवा पोट्रोनोवा, ठीक है, पोलीलूर तथा सोलीगुर में हैदर अली को परास्त किया, ठीक है। दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने, ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा तथा अंततः मैंगलोर की संधि से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होगा। मैंगलोर की संधि की बात करेंगे तो 1784 में हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब से कब तक चला? 80 से लेकर 84 तक चला। और दूसरे वाला में ही होते क्या होता? पोटोनवा के युद्ध होता है, जिसमें हैदर पराजित हुआ था। और 1782 में मतलब क्या होती है? हैदर की मृत्यु हो जाती है। तो 80 से लेके 82 तक तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में तो हैदर नेतृत्व करेगा, और 82 से लेके 84 तक टीपू नेतृत्व करेगा, क्योंकि 82 में मृत्यु हो जाती है। आप चलेंगे तृतीय आंग्ल मैसूर, ये 90 से लेकर 92 तक चला। का अवसान श्री श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा हुआ, ठीक है। तो पहले वाला में कौन सी संधि होती है? मद्रास की संधि। दूसरे वाला में मैंगलोर की संधि। और तीसरे वाला में श्रीरंगपट्टनम की संधि। और चौथा वाला में तो टीपू मारा ही जाएगा, ठीक है। इस संधि में अंग्रेजी की ओर से कार्नवालिस तथा मैसूर की तरफ से टीपू सुल्तान लड़े थे, ठीक है। कार्नवालिस का ही कहना था से मतलब मैंने मतलब अपने दोस्तों को मतलब मजबूत किए बिना अपने शत्रुओं को पूरी तरीके से मतलब क्या किया? पंगु बना दिया। तो इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से तीसरा नाम कौन था? कार्नवालिस था। और मैसूर की तरफ से टीपू सुल्तान थे, ठीक है। अब बात करेंगे टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मतलब क्या है? मारे गए, ठीक है। इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को ब्लेजली और स्टूट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? ब्लेजली। किसने किया? ब्लेजली। और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व दिया था। तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन करे? स्टुअर्ट और ब्लेजली, ठीक है। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम, हाँ, श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया था। और यहाँ पे जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी, जो कि फ्रांसीसी विचारधारा से संबंध रखती थी, ठीक है। टीपू ने अपनी राजधानी से फ्रांस और मैसूर के महत्वपूर्ण प्रतीक का स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था, ठीक है। जैकोबिन क्लब का भी ये
सदस्य बन गया था, अपने आप को नागरिक टीपू कह के संबोधित करता था। इनके संबंध किनसे अच्छे थे? तो इनके संबंध टीपू सुल्तान से काफी बढ़िया थे। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशों के राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए ईरान को पत्र लिखा था। कस्तूतुनिया से संबंध थे इनके, अफगानिस्तान से थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, फ्रांस के थे, ठीक है। और यहाँ पे तुर्की का नाम छोड़ दिया है, तुर्की से भी इसके संबंध है, ठीक है। यहाँ पे इसने अपने दूत मंडल भेजे और आधुनिक रीति पे दूतावास की स्थापना की थी, ठीक है। यहाँ पे इनके एम्बेसडर भी थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इस संक्षेप में अभी सबको सारांश केवल देख रहा है, ये सारे के सारे चीज हमको मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत ही डिटेल्स में पढ़ना है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। 17वीं 18वीं शताब्दी में अब चलेंगे, मराठा का उदय एवं विकास किस प्रकार से होता है, ठीक है, इसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन आई थिंक मुझे लगता है ये हमें कल के क्लास में देखना चाहिए, ठीक है, कल के क्लास में, क्योंकि मराठा बड़ा है, ठीक है। तो करवा दूं कि कल के क्लास में देखेंगे मराठा, ठीक है, क्योंकि मराठा बड़ा होगा थोड़ा सा, मराठा काफी बड़ा होगा, ठीक है। तो कल के क्लास में हम लोग मराठा देखेंगे, ठीक है, जनरली, ठीक है। मेनली सबके सब हमको डिटेल्स में, हमको मॉडर्न हिस्ट्री में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो कल के क्लास में हम लोग मराठा देखेंगे।